ई थोड़ा असहज होता है, लेकिन पहली बार उसे समझ आता है कि इस द्वीप में हर किसी की एक अलग कहानी है और शायद उसके लिए भी कुछ सीखने को है। तभी हम आगे देखते हैं पिली जैसे जैसे अपनी नाना की पुरानी डायरी पढ़ती गई, उसे समझ आने लगा कि यह डायरी असल में उसके नाना की नहीं, बल्कि एक पुराने जहाज के क्वार्टर मास्टर मॉन्क्स की थी। इस डायरी में मॉन्क्स ने रॉबिन्सन और ब्राउन के 1823 में द्वीप पर किए गए सफर का पूरा ब्यौरा लिखा था। दोनों द्वीप का नक्शा बना रहे थे और ब्राउन ने रास्ते में कई चिन्ह छोड़े थे ताकि वे सही जगह तक वापस लौट सकें। जब पिली यह सब पढ़ रही थी तो उसे फिर से कैस्पर मिल गया। कैस्पर ने बड़े रोमांच से कहा, खजाना तो जरूर है। उसने बताया कि यह खजाना स्पेनिश पर कब्जा करने वालों का था, जिन्होंने कुछ निजी सैनिकों को इसे छुपाने के लिए नियुक्त किया था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। रॉबिन्सन और ब्राउन को पता चल गया था कि उनके कप्तान का असली इरादा उन्हें खजाना छिपाने के बाद मार डालने का था। तब उन्होंने मॉन्क्स को भी अपनी साजिश में शामिल कर लिया। तीनों ने मिलकर कप्तान के खिलाफ बगावत की। उन्होंने जहाज को जला दिया और खजाना लेकर द्वीप पर उतर आए। उसके बाद उन्होंने खजाने को हवाई द्वीप पर कहीं गुप्त रूप से गाड़ दिया। लेकिन रॉबिन्सन और ब्राउन कभी इंग्लैंड लौट नहीं पाए। समुद्र में उनका जहाज डूब गया और वे मारे गए मॉन्क्स अकेले जिंदा बचा। वह यहीं रुक गया ताकि वह खजाने की रखवाली कर सके। एक दिन जब कुछ स्थानीय लोगों ने उसे लगभग मार ही डाला था, पिली के पूर्वजों ने उसकी जान बचाई थी। इस एहसान के बदले मॉन्क्स ने वह डायरी पिली के पूर्वजों को दे दी। उस खजाने की कुंजी बजो अब शायद पिली के हाथ में थी। तभी हम देखते हैं जब पिली के नाना ने पिली को वह पुरानी डायरी पढ़ते हुए देखा तो पहले तो वह बहुत नाराज हुआ, लेकिन फिर उसने थके हुए स्वर में कहा, यह डायरी हमारी ही विरासत है। हमारे पूर्वजों को यह मॉन्क्स ने दी थी, लेकिन हम कभी वो खजाना नहीं ढूंढ पाए। पिली की आंखों में चमक थी। वह खजाने की खोज में पूरी तरह डूबी हुई थी। उसकी उत्सुकता और जुनून को देखकर उसके नाना का दिल पिघल गया। वह खुद पिली को कुछ पुराने चिन्ह और निशान दिखाने के लिए पहाड़ी की ओर ले गया, वही जगहें जो डायरी में दर्ज थीं। लेकिन तभी पहाड़ चढ़ते वक्त उसके नाना अचानक गिर गए। उनकी एक पसली टूट गई। यह हादसा अजीब सा लगा, मानो उन्होंने जानबूझकर गिरकर पिल्ली को आगे जाने से रोका हो। शायद वह नहीं चाहता था कि पिल्ली इस रहस्य के और गहराई तक जाए। उसके नाना को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पिल्ली की मां वहीं रुक गई उसकी देखभाल करने के लिए, लेकिन पिल्ली अब रुकने वाली नहीं थी। उसे विश्वास था कि यही खजाना उनके परिवार की आर्थिक मुश्किलों को खत्म कर सकता है। वह और कैस्पर चुपचाप निकल पड़े। गुम हुए समुद्री डाकुओं के खजाने की खोज में वे पहुंचे कुआलुआ रैंच, जहां डायरी में दिए गए निशान दोबारा शुरू होते थे। यह इलाका बिना इजाजत के जाना मना था, लेकिन पिली किसी डर को नहीं मानती थी। सौभाग्य से कैस्पर वहां के कुछ रेंजरों को जानता था और उनमें से एक ने उन्हें तेजी से चलने के लिए एक एटीवी भी दे दिया। उधर पिली की मां को लगता था कि पिली घर पर है, क्योंकि उसने पिली को ई की जिम्मेदारी पर छोड़ा था। जब ई को पता चला कि पिली घर पर नहीं है तो वह दंग रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे, पर उसने सच्चाई अपनी मां से छुपा ली और खुद पिली की तलाश में निकल पड़ा। उसे यह जानकर झटका लगा कि पिली जाते समय उसका मोबाइल भी चुपके से ले गई थी। ई ने उस फोन को ट्रैक करना शुरू किया। रास्ते में उसे हाना मिली और जब उसे पता चला कि कैस्पर भी पिली के साथ गया है तो वह और हाना एक टीम बनाकर खजाने की इस रहस्यमय दौड़ में शामिल हो गए। तभी हम आगे बढ़ते हैं। पिल्ली और कैस्पर और ई और हाना अब पूरी तरह खजाने की खोज में जुड़ चुके थे। जैसे ही वे डायरी में दिए गए निर्देशों का पीछा करते हुए एक गुफा के अंदर फिसलते चले गए तो उन्हें समझ आ गया कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा है। गुफा के भीतर एक संकरा सुरंग था। उसका नाम था द जॉज ऑफ डेथ, यानी मौत के जबड़े। उस सुरंग की छत से नुकीली छूने की धारियां लटक रही थीं। उन्हें झुक झुक कर और रेंगते हुए भीतर जाना पड़ा। माहौल डरावना था और हर आवाज गूंज रही थी। ई को अचानक याद आया, इस इलाके में ब्राउन वायलिन स्पाइडर नाम का एक जहरीला और जानलेवा मकड़ी पाया जाता है। वह घबरा गया और तेजी से सुरंग से निकलने की कोशिश में भागने लगा। इसी भागदौड़ में कैस्पर के बैग में रखा जहाज का पुराना जर्नल वहीं गिर गया
और तभी सुरंग का एक हिस्सा ढह गया। आगे बढ़ते हुए वे एक लावा से भरे गहरे दरार के पास पहुंचे। वहां एक पुराना रस्सी का पुल था, लेकिन वह इतना जर्जर हो चुका था कि उस पर चलना नामुमकिन था। पिल्ली और कैस्पर ने हिम्मत करके उस पुल के किनारे की तंग सी चट्टान की धार पर धीरे धीरे चलकर पार किया। हाना के लिए यह बेहद डरावना था, लेकिन ई ने उसका ध्यान बंटाने के लिए उसका पसंदीदा गाना गाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसकी मदद से हाना भी पार कर गई। थोड़ी देर बाद ई ने कैस्पर को धीरे से बताया कि उसे लगता है ब्राउन वायलिन स्पाइडर ने उसे काट लिया है। उसकी त्वचा पर एक भयानक फफोला बन चुका था जो शायद गलना शुरू कर चुका था, पर वो बाकी सबको डराना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उस जख्म को डक्ट टेप से छिपा लिया। आखिरकार वे एक जलाशय तक पहुंचे।